इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और मेरी हुकूमत के खिलाफ भी हुई है, अब पर्दा उठा देना चाहिए और राजों को राज नहीं रहना चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी मुल्क को नुकसान ना हो इसलिए उन्होंने कुछ चीज़ों पर फिर पर्दा डाल दिया था। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो अगर सियासत का आसमान था तो मैं इमरान खान को उसका पायदान भी नहीं मानता। फवाद चौधरी साहब को इतराज़ है कि जी हमजा शहबाज साहब मुख्तलिफ ऐलानात कर रहे हैं। कौन है ये जरा फवाद चौधरी साहब? ये खत लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ, आपके कोई ऐसा दोस्ताना रिश्ता है? एक भाई की आमद हो गई है जहां पर से गैंगवॉर और बोरी बंद लाशें फिर मिलेंगी। हमारे यहाँ अदलिया आजाद है, इसलिए थोड़े दिनों में इनकी आप जमानत भी होते देखेंगे, फिर इनकी आप सेटिंग होते हुए भी देखेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे गर्म होते सियासी दर्जा हरारत की, पुराने पाकिस्तान में गरीबों के लिए रिलीफ और अमीरों को रिलीफ कैसे दिया जा रहा है, इसका भी पर्दा चाक करेंगे। और कौमी सलामती कमेटी इन कैमरा इजलास पर भी बात होगी। खबर यह है कि तजर्बाकारों की इस हुकूमत के पास अवाम को देने के लिए तकलीफ के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर आज़म हो, विफाकी वज़रा हो, मरीम नवाज हो या फिर हमजा शहबाज, सबकी ज़ुबान से दिन रात सुन रहे हैं एक ही तराना कि साबिक़ हुकूमत की वजह से खाली है खजाना। लेकिन अब पता चल गया है कि यह है सिर्फ एक बहाना। पेट्रोल आवाम के लिए महंगा करना मजबूरी है, मुश्किल फैसला है। बिजली की कीमत बढ़ाना भी ज़रूरी है, मुश्किल फैसला है। हर चीज़ पर टैक्स, बल्कि सनतों पर टैक्स लगाना अशद ज़रूरी है, बड़ी मजबूरी है। लेकिन सवाल यह है कि सारी मजबूरियाँ सिर्फ आवाम के लिए हैं। अवाम अकेले, अवाम बेचारे के लिए कोई रिलीफ नहीं, लेकिन अपनों के लिए रिलीफ ही रिलीफ है। खबर मुलाहिजा करें कि वफाकी काबिना की तादाद रोज बरोज बढ़ते हुए 56 तक जा पहुंची है। ये कोई खबर नहीं, असल खबर ये है कि बहुत से वजीर मुशीर सिर्फ हुकूमत को कायम रखने के लिए बनाए गए हैं। अक्सर बेमहकमा है, यानी काम के नाकाज के दुश्मन अनाज के। ये लोग मरात बुरा की इस्तेमाल करेंगे, काम कोई नहीं करेंगे। अब ताज़ा खबर ये सामने आई है कि हुकूमत ने सिगरेट इंडस्ट्री को अरबों रुपए का टैक्स रिलीफ दे दिया है। पीटीआई का इल्ज़ाम यह है कि खजाने को यह टीका हुकूमत मरियम औरंगजेब के शौहर को रिलीफ देने के लिए लगाया गया है। फवाद चौधरी कहते हैं टोबैको लॉबी हुकूमत के आगे बिछी जा रही है, जिसकी वजह मरियम औरंगजेब के शौहर हैं जो पाकिस्तान में सिगरेट कंपनी के बिजनेस को देखते हैं। यह है इनकी तजर्बाकारी, यह है पुराना पाकिस्तान। अगर ये दुरुस्त है तो अंधेर नगरी है। एक अंधेर नगरी पंजाब में भी मची हुई है, जिस पर तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिखा है कि जिसमें पंजाब हुकूमत के गैर कानूनी इक़दामात की तरफ तवज्जो दिलाई गई है, जो ज़िमनी इंतखाबात जीतने के लिए सरकारी वसाइल और मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल कर रही है। तरक्याती कामों में तेजी आ गई है। हमजा शहबाज के मुफ्त बिजली ऐलान पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आज पीटीआई चेयरमैन इमरान खान भी इसी का नौहा पढ़ रहे थे कि मुल्क में सच की आवाज़ को दबाया जा रहा है। बोल्ड न्यूज़ के समी इब्राहिम, जमील फारूकी और दूसरे सीनियर सहाफ़ियों को हिरासा किया जा रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं। इमरान खान का पैगाम यह था कि इन्हें सब पता है कि रजीम चेंज साजिश में किसने क्या किरदार अदा किया। इमरान खान ने कहा कि इसलिए खामोश है कि कौम का नुकसान ना हो, लेकिन अगर इन्हें मजबूर किया गया तो वो खामोश नहीं रहेंगे। कप्तान का पैगाम किसके लिए, किसके नाम था और क्या इसका जवाब भी आएगा? इसी पर बात करेंगे, इसी से आगाज़ करेंगे। नज़ीर लगारी साहब, नूरुल आरिफीन मेरे साथ हैं। लगारी साहब, इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और अमेरिका की तरफ से साजिश हुई थी, बिल्कुल उसी तरह से मेरी हुकूमत के खिलाफ भी हुई है और कई राजों से वो पर्दा उठा सकते हैं अगर उन्हें मजबूर किया गया। जी पता नहीं है, उन्हें उठा देना चाहिए पर्दा, जो पर्दा उठा देना चाहिए और राजों को राज नहीं रहना चाहिए। अगर वो राजों को राज रख रहे हैं तो अपने साथ, मुल्क के साथ, अवाम के साथ, तारीख के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। उन्हें खोल देना चाहिए, उनके पास कौन से राज हैं। और हमारे ख्याल में कोई राज नहीं है। और अमेरिका को, इमरान खान को निकालने की दिलचस्पी क्यों हो सकती थी? क्या मसला पैदा किया था उन्होंने अमेरिका के लिए? कौन सी रुकावटें डाल दी थी? कौन से मसाइल पैदा कर दिए थे अमेरिका के लिए? क्या उन्होंने कहा था कि हम अफ़गानिस्तान में अमरीकी मफादात की निगहबानी नहीं करेंगे? हो सकता है कि ना करें, हो सकता है कि कर रहे हूँ, मुझे नहीं मालूम।
कि वो क्या चाहते हैं, उनका मकसद क्या था, वो किस लिए अमेरिका उनके खिलाफ हो गया था, कौन सी अमेरिका के लिए मुश्किलात पैदा की थी। IMF ने जो डिक्टेशन दी वो पूरी की, आलमी इदारों ने जो डिक्टेशन दी पूरी की, बाकायदा कानून साजी करके उनको सहूलतकारी करते रहे। अब ये कह रहे हैं कि जनाब अमेरिका में जो पीछे पड़ गया था, क्यों पड़ गया था? मैं बताता हूँ कि भुट्टो के पीछे क्यों पड़ा था। एक पूरी की पूरी तारीख है जिस वजह से वो भुट्टो के पीछे पड़ गया था। भुट्टो ने जो है इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इतनी बड़ी कराई थी, और ये जो इन्होंने आखिरी दिनों में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस कराई थी, क्या इसको आप कहेंगे कि वो इस पाए की थी या इस दर्जे की थी? वो तो इन्होंने लोगों को बताने के लिए और आखिरी दाव खेलने के लिए ये कहा था, और उसमें भी मेहमान ख़ुसूसी वही थे। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा जो मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर बैठे हुए थे, चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा बैठे हुए थे, और भी मेहमान बैठे हुए थे, लेकिन अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा को बुलाकर बाकायदा उनका इस्तकबाल किया गया। और आप कहते हैं कि जनाब हम उनके मुखालिफ हैं। ये कत्तन उनके मुखालिफ नहीं थे, अब तो उनके पाँव पड़ने को तैयार हैं, उनके कदम छूने को तैयार हैं, उनकी हर बात मानने को तैयार हैं। पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। ये खामखा का ढोंग है। रहा मीडिया की बात, तो मीडिया का 75 साल का तारीख तरीन दौर इमरान खान का दौर है। इमरान खान के दौर में हज़ारों मीडिया वर्कर बेरोज़गार हुए हैं, और इन्होंने सबसे रोज़गार छीना, लोगों को और श्रिंक किया है। इन्होंने श्रिंक किया मीडिया को, और मीडिया जो है अब अपने जो बड़े बड़े इदारे थे उनने अपने इंटरेस्ट को महफूज किया और वर्कर्स की परवाह नहीं की। चंद एक हम जैसे इदारे थे कि जो वर्कर्स के भी साथ रहे और उनने अपनी रिवायात की पासदारी की थी। लेकिन क्या इमरान खान ने किसी को बचा लिया, किसी की जॉब बचाई? और ये तो हमलावर होते थे। मोहसिन बैग को किसने जाकर गिरफ्तार किया था, किस तरह जाकर गिरफ्तार किया था, कौन सी अखलाकियात थी जिस तरह से जाकर उन्होंने गिरफ्तार किया था? ये ढोंग है। इस तरह के ढोंग जो हैं वो सियासत में कोई काम नहीं आने वाले हैं। अच्छा। ये ऐसी है जो क्रेन को जो ऐलान करना हो। अच्छा, अब नूरुल आरफीन, जिस तरह लगारी साहब तो बहुत बेहतर जानते, उन्होंने बताया भी कि बिल्कुल फ़र्क है, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी कहा था कि जी मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क को नुकसान ना हो, इसीलिए उन्होंने कुछ चीज़ों पर फिर पर्दा डाल दिया था, और वो भी ज़ाहिर मसलहत और हिकमत के तहत। तो इमरान खान भी कह रहे हैं कि जी मुल्क को नुकसान होगा, इसलिए मैं बहुत सी बातें नहीं कर रहा। एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है मुनर्रिफ अराकीन का, और उनको कहा गया है जी तैयारी करके आए, क्योंकि सारा मामला तो ज़मीर का है। तो ये जो सब रजीम चेंज का इमरान खान साहब कहते हैं, तो कहीं ना कहीं आइन की खिलाफ वर्जी तो नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट भी उसे देख रहा है, फरेज़ इलाही साहब बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि जी 22 जुलाई को अब इंतखाब हो जाएगा। तो ये काफ़ी लग रहा है कि ये डू और डाई सिचुएशन हो चुकी है। अब आपने पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इमरान खान साहब का जो मवाजना किया है, मैं सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत को जितना भी क्रिटिसाइज़ करूं, मैं इन लोगों को पर जितना भी इनकी पुअर बल्कि वर्स्ट तरीन परफॉर्मेंस के लिए क्रिटिसाइज़ करूं, लेकिन मैं इतना अक्ल का अंधा और इतना अजीब सा आदमी नहीं हो सकता कि मैं कभी भी इमरान खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कंपैरिजन करने की हिमाकत का इर्तिकाब करूं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अगर सियासत का आसमान था तो मैं इमरान खान को उसका जो है वो पायदान भी नहीं मानता। और जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने अमल से, अपने तर्ज अमल से ये साबित किया कि वो आज मैं एक ट्विटर पे एक बयान पढ़ रहा था, बड़ा ज़बरदस्त था, लिखा था, बहुत ही मुख्तसर। लिखने वाले ने लिखा था कि भुट्टो है और ज़िया था। मेरा ख्याल है इतनी सी बात पूरी सूरत हाल को वाज़े कर देने के लिए काफ़ी है। अब रह गई बात ये कि सुप्रीम कोर्ट में मुनर्रिफ अराकीन की तादाद, और बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो बात कह रही है वो भी बात भी ठीक है कि अगर आप अपनी क़यादत के नहीं हैं, अगर आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हैं तो फिर आप किसके हैं। लेकिन मैं उससे पहले से एक बात कहता आ रहा हूँ जी, जब आप अपनी मुल्क, कौम, अपनी धरती, अपने लोगों के नहीं हैं तो फिर आप किसके हैं? फिर आप पर ये एम्बार्गो क्यों लगाया जाए? फिर आप पर ये मैं कदगन क्यों आयद करूं कि आप अपनी पार्टी के वफादार रहिए? मैं किसी मुनहरिफ रुकन की बात नहीं कर रहा, मैं किसी ख़ास एक आदमी की बात नहीं कर रहा, मैं उमूमी तौर पर एक बात कर रहा हूँ। क्या हमारे यहाँ के सियासतदानों ने, हमारे सरदारों ने, हमारे वडेरों ने, हमारे हाकिमों ने, हमारे ज़ुअमा ने, हमारे वज़रा ने, हमारे सुफ़रा ने, हमारे मुशीरान ने, हमारी हुकूमतों ने वो डिलीवर किया जो उनको अब तक करना चाहिए था? कोई आज भी किसी एक नाम के पीछे छुपता चला जा रहा है, अपनी उसकी ख्वाहिश है कि उसकी कारकर्दगी को, उसकी बदतरीन कारकर्दगी को किसी एक पर्टिकुलर नारे के पीछे छुप करके और आफ़ियत नसीब हो जाए। अभी जैसा आपने सुना, नज़ीर लगारी साहब ने फरमाया कि इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें एक गोरे को बुला करके और उससे फ़ीता कटवाया गया था,
और आज अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन भी है। फिर आज अमेरिका से माफ़ी मांगने की खबरें भी आ रही हैं। मैं नहीं कह रहा कि ठीक है, लेकिन मुबैना तौर पर खबरें तो आ रही हैं ना, तो इसलिए इन सब बातों पर तबसरा लाहासिल है। मुनारिफीन को ना मैं पाकिस्तान दोस्त मान सकता हूँ, ना मैं जमहूरियत दोस्त मान सकता हूँ, और ना ही साथ साथ उनके जो चाचे मामे जो उनको मुनरिफ, जो उनको डीसीड करवाने के लिए खड़े हैं या जो उनको गोद में लेने के लिए खड़े हैं, ये दोनों अपनी ज़रूरतों के गुलाम हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं अवामी फ़ैसलों पर। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो ऐलान किया जा रहा है कि जनाब 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त होगी पंजाब में, ये अपनी जगह, इस पर हम आगे लगारी साहब इस पर रोशनी डालेंगे मज़ीद, क्योंकि इसकी शिकायत लेकर भी अब चले गए हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने ख़त लिख दिया है। लेकिन लगारी साहब, ये जो खबर सामने आई कि एक तरफ चंद दिन पहले की बात कर रहे थे, खुर्शीद शाह साहब ने कहा जी सिगरेट आप डबल कर दें, टैक्स महंगा कर दें। अब ये खबर आई है, और ख़बर भी उन लोगों की तरफ से है, ये उस सहाफ़ी ने खबर दी है कि जो इमरान खान साहब का नाक़िद है, और वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो स्लैब ऐसे बना दी गई है सिगरेट इंडस्ट्री को अरबों रुपए का फ़ायदा पहुंचाने के लिए, कि उसके स्लैब चेंज कर दिए गए हैं, यानी उनको टैक्स रिलीफ दे दिया गया है। सिगरेट पीने वाले को शायद इसका फ़ायदा उस तरह बराह रास्त नहीं होगा, लेकिन सिगरेट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा होगा। और अब तहरीक इंसाफ इससे भी आगे कुछ कदम चली गई, और उसकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा के खामंद को ये फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया जा रहा है। इसके साथ अगर हम ये देखें कि सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा, अच्छा ये और जितना बड़ा ग्रेड है उतना इजाफा, अरकान पार्लियामेंट की मरात में इजाफा हो रहा है, तो लगारी साहब ये सब फिर क्या है? ये मराती याफ्ता तबके के लिए मरात हैं और गरीब के लिए कुछ नहीं। ये गरीबों का मुल्क नहीं है ना, ये अमीरों का मुल्क है, ये बादशाहों का मुल्क है, ये सुल्तानों का मुल्क है, जागीरदारों का मुल्क है, कबायली सरदारों का मुल्क है, सरमायादारों का मुल्क है, करप्ट लोगों का मुल्क है, बदनवान लोगों का मुल्क है। वो इसको चला रहे हैं। आम आदमी, गरीब आदमी जिसके बस में कुछ भी नहीं है, वो बेबस होकर बैठा हुआ है और उसको कोई भी पूछने वाला नहीं है। मरियम औरंगज़ेब अगर इसकी वजाहत नहीं करती हैं और हुकूमत अगर इसकी वजाहत नहीं करती है, तो हम ये समझते हैं कि उसमें मुलविस हैं। और अगर सिगरेट की इंडस्ट्री के लिए टैक्स छूट दी जा रही है, तो ये पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के शहरियों के साथ, आम आदमी के ख़िलाफ़ ये संगीन जुर्म है। और वो लोगों को बीमार करने के लिए, और कुछ भी हो, ये लोग बीमार होते हैं या नहीं होते हैं, सिगरेट जो भी पीते हैं, मैंने सिगरेट पी है और मेरे 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि मैंने सिगरेट छोड़ दी है। मैं ये समझता हूँ कि सिगरेट जहर है और जानलेवा है। मैं इस बात को समझ चुका हूँ, और मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो सिगरेट पीते थे, फिर मैंने उनकी ज़िंदगी के बहुत ख़राब दिन भी देखे हैं। अगर इसके लिए आप छूट दे रहे हैं, और ख़ास तौर पर हुक्मरान तबके को छूट दे रहे हैं, ख़ास तौर पर एक वज़ीर के शौहर को दे रहे हैं, तो उस वज़ीर को वजाहत करनी चाहिए या इस इल्ज़ाम को कबूल करना चाहिए, ताकि हम इसका ट्रायल करें, मीडिया ट्रायल भी करें, और फिर हम कोर्टों में जाएं और कहें कि जनाब ये जुल्म बंद होना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम के साथ ये धांधली, ये ज़्यादती, ये ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री के लिए छूट करें, लोगों के खाने पर, पीने पर, आटे पर, घी पर, चीनी पर, दालों पर, हर चीज़ पर कीमतें बढ़ाए चले जाए, सिगरेट के कम कर दें कि इसलिए कि फलां की कंपनी है। मेरे ख्याल में इसकी वजाहत नहीं आती है, तो हम ये समझेंगे कि ये इल्ज़ाम दुरुस्त है और हम इसके खिलाफ शिद्दत के साथ अपनी बात करते रहेंगे। अच्छा, एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म साहब इजलास बुलाते हैं आरफीन, और उसमें होता है कि नहीं ये जो एक्सपोर्ट सेक्टर है या दीगर टेक्सटाइल है उसके लिए आप लोड शेडिंग पर नजर सानी करें, ये होता है। लेकिन यहाँ फैसला हो गया और इस तरह से हुआ कि किसी को पता भी ना चले, बिल्कुल ऐन जब बजट पास हुआ है और उस वक्त, ताकि इस पर बहस ही ना हो सके, और ये काम करवा दिया गया। ये कितनी अजीब सी बात है कि इस तरह से हो रहा है। अगर ये खबर गलत है तो जनाब फिर हुकूमत सामने आए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बड़ा एहसान किया जाता है। किस खबर की बात कर रहे हैं आप? जी किस खबर की बात कर रहे हैं आप? सिगरेट, नहीं पाया सही से। जी सिगरेट की जो इंडस्ट्री है उसको, सिगरेट इंडस्ट्री, ओके। हाँ जी। अच्छा, अब दूसरी तरफ, एक तरफ बेटा कहते हैं जी हम 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले को मुफ्त देंगे बिजली, और दूसरी तरफ वालिद साहब ने फैसला सुना दिया, वो तो करेंगे है। ये तो हो गया है कि 7 रुपए 90 पैसे इजाफा हो गया है, 3 रुपए 3.5 रुपए अभी से, फिर अगले महीने दोबारा 3.5 रुपए, और तीसरे माह जाकर फिर आपको 90 पैसे, तो कुल 8 रुपए तकरीबन ये इजाफा, ये फैसला कर लिया है, दस्तखत हो गए हैं, नोटिफिकेशन हो गया। एक काम हो गया, एक तरफ वादा है और दूसरी तरफ ये सिगरेट इंडस्ट्री के लिए मरात है। हमने अभी बात की थी कि जनाब टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री है वो बंद हो रही है, और खुद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म उसका नोटिस भी ले रहे हैं। ये समझ नहीं आती प्रायोरिटीज़ क्या हैं। तजारती खसारा है वो बढ़ता चला जा रहा है, जबकि कह रहे थे जी इंपोर्ट हम कम कर देंगे, वो भी इनसे नहीं रुक रही। तो फिर ये हो क्या रहा है? डॉलर फिर आप देखिए 2 रुपये 38 पैसे ऊपर चला गया। अब यानी वो जो 2.5 अरब डॉलर लिया चीन से, वो रफू चक खत्म भी हो गया चंद दिनों में।
अच्छा, पहली बात ये कि ये इतना मुश्किल नहीं है समझना। 2 और 2 4 की तरह से है, रोज़ रोशन की तरह आया है ये। हर हुकूमत किसी न किसी बिजनेसमैन के, बिजनेस सेक्टर के कंधों पे चढ़ करके हुकूमत में, इक़्तिदार में आती है, और इसमें कोई ऐसी छुपी हुई कोई बात नहीं है, सब जानते हैं। पेट की वजह से कोई ना कहे, कोई किसी और मसलहत के सबब खामोश रहे, ठीक है। इमरान खान साहब के दौर में जहांगीर तरीन एंड कंपनी ने जो वारदात डाली, शुगर माफिया का जो उरूज आपने देखा, उसके बाद फिर जब काम सारा पूरा हो गया तो उसके बाद लोगों ने अपने हाथ झटक करके और एक FIR कटवा करके, और कम से कम उंगली कटवा के, जिसको कहते हैं, तारीख में अपना नाम रकम करा लिया कि देखें जी हमने इनसे दूरी इख्तियार कर ली। इसी तरह से इस एक सेक्टर में, इस एक दौर में अगर सिगरेट इंडस्ट्री को टैक्स रिलीफ जो आप बता रहे हैं, जो खबर मैंने नहीं पढ़ी लेकिन आपकी बात पे यकीन करते हुए आपने फरमाया टोबैको इंडस्ट्री माफिया की अंधेर नगरी है, मरियम औरंगज़ेब के खावंद के लिए। भाई मैं आज लगातार चौथा दिन, तीसरा दिन है जब मैं आपसे एक ही जुमला दोहरा रहा हूँ, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है या नहीं? तो फिर आप क्यों इस इंतकाम के आड़े आना चाहते हैं? आप क्यों नहीं चाहते कि जमहूरी डाकुओं को, जमहूरियों को फलने फूलने का मौका मिले? आपके ख्याल में ये कीड़े मकोड़े, ये बारिश की कतरों की तरह से जो रोज़ पैदा होते हैं और रोज़ सिविल अस्पताल में किसी टूटी हुई बेंच में मर जाते हैं, इनका कोई मुस्तकबिल है? इनके, जिसके पास अपर चेंबर नहीं है वो इस मुल्क में फटेयाल माला माल है, और जिसको चोरी चमारी करने का, अपने ज़मीर को बेचने का, अपनी लल्लों को चला करके और पैसा कमाने का, अपने दीन धर्म से बालातर होकर के ज़िंदगी गुजारने का फ़न आ गया, बस वही टनाटन मज़े में, इसमें कौन सी दो राय है? तो मुझे मरियम औरंगज़ेब के लिए कतई किसी किस्म की कोई गुस्सा नहीं है, बल्कि अगर ये खबर नहीं आती तो मैं इन लोगों से गुस्सा हो जाता कि यार क्या कर रहे हो भाई। मतलब पिछले दौरे हुकूमत में, उससे पिछले दौरे हुकूमत में, उससे पिछले, आप जमहूरी आमिरों को नहीं रोते, आप गैर जमहूरी आमिरों को रोते हैं, आप अस्करी आमिरों को रोते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई ज़रा इस तरफ भी एक नज़र तो डाल लो। तो अगर यहाँ नज़र डाली जाए तो ये तो ट्रैक रिकॉर्ड है, इस हवाले से तो ये अल्लाह माफ़ करे, ये अपनी सुन्नत को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब लगारी साहब, आरफीन की बात अपनी जगह की, जमहूरियत है, ये सब है, लेकिन फिर लोग इसको रोकें कैसे? क्या करें? अब सारी जमातें तो इसमें सिवाय इमरान खान साहब के, और एक इत्तेहादी हुकूमत है, अब अगर ये भी डिलीवर नहीं कर सकती, ये भी अवाम का नहीं सोच सकती, तो फिर क्या, किधर देखें? आमरीत भी हमने देख ली, कोई इनकलाब आएगा तो ये सब सुधरेंगे क्या? किस तरह से मुल्क चलेगा? 56 लोग जनाब काबीना में भर्ती हो गए। इनकलाब कौन लाएगा? उसामा, एक मिनट, बहुत माजरत, आप मुझसे मुखातिब नहीं थे लेकिन ये आपने फुल टॉस दे दिए। इनकलाब कौन लाएगा? इनकलाब के लिए एक जिंदा ज़मीर कौम की ज़रूरत होती है मेरे भाई। इनकलाब उन कौमों में नहीं आता कि जो चोरों चमारों का इस्तकबाल, अरबों खरबों के डाकुओं का इस्तकबाल बाकायदा जुलूस की शक्ल में जाकर के करे। इनकलाब उस कौम में नहीं आती जहां राना सनाउल्लाह खड़ा होकर के कहता है कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाना हज से बड़ा काम है। इनकलाब उन कौमों में नहीं आता जहां कहा जाता है कि बारिश आता है तो पानी आता है। इनकलाब वहां नहीं आता कि जहां कराची के NICVD में जाने के लिए आपको किसी मेंबर कौमी असम्बली के अयादत के लिए कोई पार्टी लीडर जा रहा और वहां सड़क रोक करके और वहां जमहूरियों को उनकी औकात दिला दी जाए। एक दिन ऐसा कर, आपका ज़मीर भी रख लें, एक गुफ्तगू, एक सेगमेंट रख लें, मेरी बात सुने आप जी लगारी साहब। मैं इनकलाब को बहुत सीरियस समझता हूँ, मैं इनकलाब का तालिब इल्म हूँ, मैंने दुनिया भर के इनकलाबात का मुतालिया किया है, इसमें पाकिस्तान के अवाम का कोई कसूर नहीं है। पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान की सियासी जमातों का, पाकिस्तान के जितने भी मुतहरिक लोग हैं, पाकिस्तान का जितना भी स्ट्रक्चर है वो जालिम है और उसका ये कसूर है। लोग निकलते हैं इन हालात में, लेकिन आगे कोई ऐसी मिसाली लीडरशिप होती है नहीं पैदा हो सकी। नहीं है, नजीर लगारी साहब ने फरमा दिया, इसका मतलब बात खत्म हो गई कि पाकिस्तान में कोई मिसाली लीडरशिप नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ डन। ना लीडरशिप है, ना नजरिया है, ना उनके पास ठोस हिकमत अमली, कोई चीज़ नहीं है, किसी के पास नहीं है। इनकलाब की बात हम नहीं करते, इनकलाब एक हकीकत है, इनकलाब आता है और ये ज़मीन भी इनकलाब देखेगी, इनकलाब आएगा, लेकिन ये इनकलाब इस तरह का नहीं होगा कि रात को सो रहे हो सुबह 5 जुलाई आ जाए और जनरल ज़िया के मुल्क पर छा जाए, ये नहीं होगा। आप कह रहे थे बात सिगरेटों की, मुझे इस बात पर तशवीश है। मैं गांव गया था तो मैं परेशान हो गया था, जहां खेत होते थे गंदम के, जहां कपास उगती थी, जहां पर चावल होते थे, जहां पर ये सारी चीज़ें होती थी, वहां पर हमारे गांव में तंबाकू, मैंने जहां जहां देखा उस पूरे इलाके में तंबाकू उगा हुआ है। ये तंबाकू आखिर कहाँ जा रहा है, किस लिए हो रहा है? वो पूरे इलाके में एक प्रोटेक्टिव जो जिससे फ़ायदा होता है जिस फसल से, वो ये तंबाकू की फसल है। गंदम में नुकसान, चावल में नुकसान, जो भी फसल काश्त करते हैं नुकसान, एक एकड़ पर लोगों को 5-5 हज़ार रुपए का नुकसान होता है। क्यों काश्त करेंगे?
उनको इसमें आपने इंसेंटिव इसी में दिया है कि तंबाकू काश्त करो, इंसेंटिव मिलेगा, पैसे मिलेंगे, तो लोग इसलिए काश्त कर रहे हैं। ये तकलीफ दे सूरत हाल है, मगर ये हुक्मरानों की पैदा की हुई है, ये आवाम की पैदा की हुई नहीं है। ठीक। अच्छा, अब हमने आगे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से भी बात करनी है, और जाहिर है कि उसमें कहा जा रहा है जी जो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात हैं पहले भी उस हवाले से हुई, लेकिन आरिफिन जो आम आदमी है आपको नज़र आ रहा है कि वो पार्लियामेंट ज़ाहिर है सबसे बड़ा फोरम है डिस्कशन का, वहाँ कहीं उस पर डिस्कशन है, जलसों में है, मरीम साहब भी करती हैं, इमरान खान साहब भी, अभी बड़ी भरपूर कैंपेन दोनों तरफ से चल रही है, वहाँ पर यही है कि जी इमरान खान ने बुरा किया, हमें टाइम दिया जाए, सब ठीक हो जाएगा, हमने पहले भी लोड शेडिंग खत्म की थी, अब फिर करेंगे। इमरान खान साहब कह रहे हैं इनके होते हुए कुछ नहीं हो सकता। अवाम की वो बात तो करते हैं, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो चाहे इमरान खान साहब हैं चाहे ये मौजूदा हुकूमत है, ये मजबूर हो जाते हैं, हाथ बन जाते हैं IMF के आगे। अच्छा, आपने टीटीपी को IMF से कनेक्ट कर दिया, अब मैं जवाब IMF का दूं टीटीपी का दूं? गुजारिश ये है कि चूंकि ब्रेक का वक्त हो रहा था तो हमने आगे डिस्कस करना था, तो मैंने इसलिए बता दिया कि आगे हमने वो अच्छा, आपने दिल पिशौरी के लिए। जी आरिफीन, मैं बहुत माजरत, इसीलिए मैं वो बात शायद लंबी हो गई, तो ब्रेक का वक्त चूंकि हो गया, मैं देख ही रहा था। ब्रेक लेते हैं जनाब, न्यूज़ अपडेट्स हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक और इजलास होता है, क्या इसमें बातें हो रही हैं, क्या नतीजा निकल सकता है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास, इन कैमरा इजलास, मीडिया को इससे दूर बल्कि बहुत दूर रखा गया, और ख़ास तौर पर बहुत से अफराद को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया, यानी 62 अफराद हैं जिनको खुसूसी तौर पर बुलाया गया, जिसमें कहा जा रही अनइलेक्टेड लोग भी हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि जी सब पार्लियामेंट का हिस्सा ही हों, तो इसलिए अहम तरीन लोगों को इसमें बुलाया गया है। लगारी साहब, ये अच्छी बात है कि इस तरह की चीज़ें, नेशनल सिक्योरिटी की बातें अब डिस्कस हो रही हैं। अभी चंद दिन पहले एक इजलास हुआ, अब फिर इजलास हो रहा है, उसके बाद भी राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला ने कहा था कि जी ये सब पार्लियामेंटेरियंस मिलकर तय कर लेंगे, पार्लियामेंट तय करेगी कि जी किस तरह से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है, क्या होगा टीटीपी के हवाले से, किस तरह से आगे बढ़ना है। तो ये अब लगता है कि उस फोरम को फैलाया जा रहा है, मज़ीद लोगों की राय इसमें शामिल की जा रही है। एक तो ये कि अगर पार्लियामेंट के अख्तियार में होगा तो पार्लियामेंट तय करेगी और पार्लियामेंट उस पर फैसला करेगी, और पार्लियामेंट देखेगी कि मुल्क की सलामती को क्या क्या ख़तरात दरपेश हैं। अगर सलामती वालों ने पार्लियामेंट वालों को इस मौके पर इस जुरिस्डिक्शन में आने दिया तो पहली बात यह है। तो जिस तरह से ये सारे हमारे सलामती वाले काबिल एहतराम बुज़ुर्गान मुल्क मिलत लेकर आए थे हज़रत इमरान खान साहब को, और इनको लेकर आए थे कि ये मिलत का पासवां है जनाब इमरान खान हमारा, तो अब उसके नताइज भुगत रहे हैं। इनको पता चल रहा है कि जब घड़े घड़ाए लोग आते हैं तो घड़े घड़ाए लोगों को वो घड़े घड़ाए लोगों की तरह चलाया जाता है, और वो कहाँ कहाँ से। लेकिन अब खुलेंगी ये बातें यार, मैं चुप करके बैठूँगा, मैं ज़ुबान नहीं खोलूँगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इमरान खान की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं खोलूँगा अपनी ज़ुबान कि भाई कहाँ से डोरें हिल रही हैं, कौन डोरें हिला रहा है, किस तरह से हिला रहा है, ये सारी चीज़ें, लेकिन इनको पता है, हमारे सलामती वाले बुज़ुर्गों को पता है कि डोरें इमरान खान की कहाँ से हिल रही हैं, या कोई और बैठा हुआ है तो किसकी डोरें कहाँ से हिल रही हैं। एक एक चीज़ का पता है। वो कभी खुद इन चीज़ों को सामने लेकर नहीं आते, लेकर आएँ तो पता चले ना कि क्या है, इमरान खान को कैसे लाया गया, इमरान खान को कैसे लॉन्च किया गया, कैसे उनको हीरो बनाया गया, कैसे इनको पढ़ा लिखा आदमी बनाने के लिए इनके नाम पर आर्टिकल छापे गए। इनके नाम के आर्टिकल आज इनको पढ़वाएं, इनको समझ में नहीं आएंगे। हालांकि इन्होंने 25 साल पहले लिखे थे, वो आर्टिकल आज भी इनको समझ में नहीं आएंगे। बहरहाल एक बुत बनाया गया, एक प्रस्टेश के लिए तैयार किया गया कि भाई ठीक है, ये बड़ा, इसका फेम बहुत बड़ा है, इसकी मशहूरी बहुत ज़्यादा है, और इसकी शोहरत ज़्यादा है, हम इसकी शोहरत का फ़ायदा उठाएंगे और हम इससे बहुत कुछ हासिल करेंगे। क्या हासिल किया 3.5 साल में देख लिया है। अब वो उनके गले में एक मुसीबत पड़ी हुई है, और उनको अंदाज़ा भी नहीं है कि इस मुश्किल में फंस चुके हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ ये नहीं, बल्कि जिन को भी इन्होंने पाला, जिन की भी परवरिश की, जिन को भी साथ लेकर आए, और अब ये सूरत हाल इनको दरपेश है, तो इनको ये समझना चाहिए, कभी तो समझ लें भाई ये कि इस तरह काम नहीं होता है। अवाम के लोगों को एक तरफ चलने दिया करें ना, गलतियां करेंगे वो नहीं मुल्क के लिए ख़तरा हो सकते, मैं भी नहीं ख़तरा हो सकता हूँ, ना कोई और आदमी ख़तरा हो सकता है। ये नहीं है कि जनाब बच्चों को उठा लें, गिरफ्तार कर लें, कराची से 6 आदमी गए और फलां हैदराबाद से कितने लोग गए, फलां जगह से इतने, फिर क्या होता है आपको टारगेट बनना पड़ता है कि जी लोगों को गायब किया जा रहा है, मिसिंग पर्सन हो रहे हैं।
4 लड़के 9 चले 18 साल के लड़के जो हैं वो इस्लामाबाद से चलते हैं कराची के लिए रवाना, अपना बलूचिस्तान के रवाना होते हैं, रास्ते में गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि उनको कहाँ चले गए। ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है। अच्छा। आपको इस तरह के सदमात के लिए और तैयार होना होगा। अगर आप इसी तरह से मैनिपुलेटेड, इंजीनियर्ड और तैयार किए हुए घड़ाए मैन्युफैक्चर्ड और ढले ढलाए लोगों को अगर तैयार करके ले आएंगे तो ये नतीजा अखज़ करना होगा, ये सूरत हाल होगी। कोई इशू नहीं है। इमरान खान का न मुल्क में स्टेक था, न मुल्क में स्टेक है, न उनका सियासी स्टेक था, न उनका सियासी स्टेक है। वो बहरहाल एक मुल्क के लिए मसले के तौर पर लाए थे और मसला ही बन कर रहे हैं, खुद उनके लिए भी और मुल्क के लिए भी। अगर मान भी लिया जाए, आपकी बात दुरुस्त होगी अपनी जगह, लेकिन अब वो एक हकीकत है, लोग उनको फॉलो करते हैं। उनकी खैबर पख्तूनख्वा में 2013 से हुकूमत है और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ये सलामती वाले चाहेंगे, जब सलामती वाले चाहते हैं तो ये एक दिन भी ना चलते भाई। लेकिन चल ये एक दिन मियां चलने वाले साहब नहीं थे। इस तरह मियां नवाज शरीफ साहब का भी देखा, अब वो एक हकीकत बन चुके हैं। जिस तरह भी बनाए गए अब बन गए। किसी फौजी जर्नैल की तस्वीर लगी हुई है, साथियों मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किन की तस्वीर लगी हुई है और क्यों हमारे पास लगी हुई है और हमने लगाई हुई है अपने इसके ऊपर। इससे तो लग रहा है कि हम कोई और वो कर रहे हैं और चीजें दिखाएं हमारे जो। अच्छा चलिए सर, बात का टेक्निकल भी इश्यूज आ जाते हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की चूंकि बात हो रही है, अच्छा अब नूर आरफीन, एक बात तो ये हो रही है कि दहशतगर्दी की जो लहर है हम देख रहे हैं कि कुछ थमी ज़रूर है। और अब जिस तरह से कराची, जामा कराची में जो बड़ा अफसोसनाक और हौलनाक वाक़या हुआ, खुदकुश हमला हुआ, उसका मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार हो गया है। तो कहीं हम सिक्योरिटी के हवाले से कह सकते हैं कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमें ट्रस्ट करना चाहिए अपनी लीडरशिप पर कि वो जो भी मुज़ाकरात आगे बढ़ा रहे हैं आइन और कानून के मुताबिक ही होंगे, वरना तो काफ़ी अरसे से ही बात होती रही है। मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में भी कोशिश हुई थी लेकिन बात नहीं बन सकी थी। अच्छा, इससे पहले एक तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जिस इजलास की आपने बात की, 62 लोगों का आपने जिक्र किया कि जिनको बुलाया गया था खुसूसी तौर पर इस मीटिंग में, कुल 125 लोग ब्रीफिंग लेने के लिए। 62 लोगों का कोई आपने कोई फिगर कोड किया? वो खुसूसी तौर पर उनको मदऊ किया था 62 लोगों। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि कोई ना कोई खुसूसी पोर्टफोलियो, कोई ना कोई खुसूसी किरदार उनका नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से ज़रूर होगा। मेरी अपनी एक अदना सी राय है, इस इजलास में मीडिया को ना आने देना एक मुस्तहसन फ़ैसला है। इस फैसले की जितनी मदद की जाए उतनी कम है, इसलिए कि इस वक्त आप जितने लोगों को देखें जो नेशनल का नून नहीं जानते, जो सिक्योरिटी का एस नहीं जानते, आप उनके वीलॉग्स उठा करके देख लें। इतने बड़े बड़े मिल्लत के इंटेलेक्चुअल्स आपको इस वक्त इतनी हज़ियान बकते हुए मिलेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे कि यार इस आदमी को तो किसी अहम तरीन ओहदे पर होना चाहिए था और वो बेचारा, उसकी 3 महीने की तनख्वाह रुकी हुई है। दूसरी बात, अगर आप मीडिया वालों को आने देते हैं तो फिर आपको नवाज शरीफ जैसे साबिक वज़ीर आज़म का वो फक्कड़पन भी याद होगा कि जिस वक्त सानह APS हुआ था, इंतहाई अहम इजलास की फुटेज चल रही थी और उस इजलास में नवाज शरीफ साहब मुस्कुरा करके गुफ्तगू फरमा रहे थे। उस वक्त कौम 150 से ज़ायद बच्चों की शहादत का सदमे जान का झेल रही थी। मीडिया को ये कौन बताएगा? कराची एयरपोर्ट पे इस मीडिया को ये तमीज कौन सिखाएगा कि क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं खुद मीडिया का हिस्सा हूं। कराची एयरपोर्ट पर खुद मेरा एक दोस्त खड़ा हुआ रिपोर्ट कर रहा है और कह रहा है जी देखिए दहशतगर्दों ने इस रास्ते पे हमला कर दिया, ये रास्ते की दीवार अभी तक गिरी है, इसको फौरन नोटिस करें। अकल के अंधे, जब तक कौमी इदारे इसको नोटिस करेंगे, जो पहले ही एक बोरानी कैफियत में मुब्तला है, उस वक्त तक तुम्हारी ये रिपोर्ट इनका पिया पाचा करवा देगी और फिर दूसरा हमला वहां से हुआ। मीडिया को उसकी रेड लाइन कौन बताएगा? जब आप इंटर्नशिप के लोगों को ले करके और आप उनको 10-10, 15-15 हज़ार रुपए पे जा करके कार्ड दे करके कि यार तुम्हारा प्रेस कार्ड बन गया, अब जाओ जा करके कमाओ, जब आप इस तरह से रिपोर्टर्स को, फुटपतियों को ले आ करके मार्केट में उतारेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी के इजलास को इन भांडों से दूर रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जी कौमी लीडरशिप ने, अभी लगारी साहब ने कहा, मैं उसी को कोट कर देता हूं, सियासी लीडरशिप की बात की थी मैंने, इसीलिए बीच में वो मामला उछक लिया था। सियासी लीडरशिप ने भी यह साबित कर दिया कि उनमें दमखम इतना नहीं है इन सब चीज़ों को चलाने का। नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में आपके ख्याल में एक बात तो यह है कि ठीक है कि इन पार्लियामेंटेरियंस को इतना अहमियत नहीं मिलती,
इनके पास इतना मैंडेट ही नहीं होता कि ये उन सारी बातों पर हाँ या ना करने की पोजीशन में हो। इनको फैसला सुनाया जाता है, वहाँ से यहाँ से ये सारी चीज़ें होती हैं, ये बात दुरुस्त है। लेकिन आपके ख्याल में क्या वहाँ कोई इतना तगड़ा सूरमा, कोई इतना बड़ा लीडर मौजूद है कि जो इन लोगों को, इनके फैसलों को नल एंड वॉइड करने की हैसियत रखता हो, जो हाँ को ना करवाने की हैसियत रखता हो? किसी के पास इतना करिश्मा, या करिश्मा लानत भेजे कैरेक्टर है? बकौल थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि उसी गमले की शाखों में से सब, ठीक है, तो कौन बोलेगा? ये मैंडेट उनके पास है, ये मैंडेट उन्हीं के पास रहने दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरी बात, लापता अफराद की बात हो रही थी। मैं पहली दफा नेशनल टेलीविजन पे बैठ करके ये इंकशाफ करता हूं, मेरे अपने खानदान में 2 लड़कों को उठा लिया, 2 लड़कों को उठाया, गायब किया। मार्क माय वर्ड, एक लड़का बेगुनाह था, 1 महीने के बाद वापस आ गया, उसको उसके घर पे छोड़ दिया। उसने कुछ नहीं किया था, वो बिल्कुल इनोसेंट था। उसका बाप कहीं नहीं दौड़ा, उसकी मां कहीं नहीं गई, उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, वो सिर्फ मुसल्ला बिछा के अपने बच्चे की वापसी की दुआ कर रहे थे, वापस आ गया, कुछ नहीं किया था। और दूसरा वाला, उसने जितना बड़ा कांड किया था आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। उसके छोटे भाई को ले गए, इंक्वायर किया, 1 महीने के बाद जब उसके पास कुछ नहीं निकला, उसका कोई मामला सामने नहीं आया, इज्जत और एहतराम के साथ उसको लौटा दिया। क्या सबको उठा के ले जाते हैं? इस हिसाब से तो मुझे हर हफ्ते में 1 दफा कम से कम जरूर उठना चाहिए था। मैं तो नहीं मानता, मैं तो कौमी मुफाद की भी धज्जियां में गिरता हूं, मैं तो एबटाबाद ऑपरेशन के बारे में भी बात करता हूं। लगारी साहब यहां बैठ करके आर्मी के हवाले से, एस्टेब्लिशमेंट के रोल, सियासी रोल के हवाले से बात करते हैं, इनको तो कोई नहीं ले गया। हर आदमी को नहीं ले जाते भाई, जिन लोगों को ले जाते हैं ना, उनमें से ज्यादातर मुस्तहिक होते हैं। आज मुझे ये बात कड़वी हकीकत कह ही लेने दीजिए, जो लोग जाते हैं उनमें से ज्यादातर मुस्तहिक होते हैं। हाँ, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, कुछ लोग अपने जाती शख्सी मफादात के तहत अपने इदारों के बैजेस का इस्तेमाल करते हुए या उनके कार्ड्स का इस्तेमाल करते हुए भी कुछ ऐसी कमीनियां विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट करते हैं कि जिसकी वजह से लोगों को बातें बनाने का मौका मिलता है। इदारों को चाहिए कि इन काली भेड़ों का सफाया करें, ताकि दूसरी तरफ ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है लापता अफराद, ठीक है, इस पर भी कमेटी बनी हुई है और इस पर भी सोचा जा रहा है। वक्त है ब्रेक के बाद एक लगारी सब पे भारी में हम बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने एक खत लिख दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि जी ये देखा जाए कि किस तरह से इलेक्शन कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरह से सरकारी फंड का इस्तेमाल हो रहा है इलेक्शन जीतने के लिए, ज़िमनी इलेक्शन में। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। एक और मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। साबिक हुकूमत के वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब को एतराज़ है कि जी हमजा शहबाज साहब मुख्तलिफ ऐलानात कर रहे हैं, कहीं कि जी 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले को कोई बिल नहीं आएगा, कहीं सड़कें हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। लगारी साहब, क्या आप समझते हैं इलेक्शन के कवानीन की खिलाफ वर्जी हो, ये ऐलानात नहीं होने चाहिए? पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के लिए फोरम कौन से होते हैं, तरीका कौन सा होता है, आइन ने क्या कहा है, कानून क्या कहता है आपको। आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं दरख्वास्त लेकर, आप सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाते हैं अपील के मातहत जुडिशरी ने ये फैसला किया है, मुझे इस फैसले से शिकायत है और मैं इसके लिए अदालत चाहता हूँ। आप अपील ले जाते हैं, वो भी सुपीरियर जुडिशरी होती है, हाई कोर्ट्स के फैसलों के ख़िलाफ़ या उनकी अपीलों के बारे में उनके फैसले होते हैं, उनके ख़िलाफ़ जाते हैं आप कि जनाब ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। फिर दूसरा तरीका ये होता है कि अगर कहीं से हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है तो फिर आप एक पिटीशन लेकर जाते हैं, और आइन का एक आर्टिकल आपको रास्ता देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेकर जाएँ और अपनी फरियाद ले जाकर वहाँ पर जमा कराएँ। ये कौन सा तरीका है? कौन है ये जनाब फवाद चौधरी साहब? ये ख़त लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। ख़त तो किताबत होती है क्या? सुप्रीम कोर्ट के साथ आपके कोई ऐसा दोस्ताना रिश्ता है कि आप अपनी मरासलत के लिए उनको ख़त लिख रहे हैं, और ख़त जो है आप मीडिया को जारी कर रहे हैं और मीडिया से कह रहे हैं कि जनाब ये ख़त हमने उनको भेज दिया है। मतलब क्या, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब लिया जाए? आप इसका मतलब है कि बिलवास्ता या बरह रास्त सुप्रीम कोर्ट को थ्रेट कर रहे हैं कि हम आपके सामने ये मामलात ले आ रहे हैं ख़त के ज़रिए, और अगर आपने हमारे ख़त के ज़रिए कोई फ़ैसला ना किया तो फिर हम आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाएंगे। ये कौन सा तरीका है? मेरे ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के साथ इस तरह का मजाक नहीं होना चाहिए। हमने इदारों को खिलवाड़ बनाया, ये इन इदारों का हम एहतराम करते हैं, इसके बावजूद कि इन इदारों ने, सिक्योरिटी इदारों ने भी और अदालती इदारों ने भी ऐसे लोगों को स्पेस दिया है
ऐसे लोगों को स्पेस दिया है जिनको पता नहीं है कि अदालतों से किस तरह मुखातिब किया जाता है, जिनको मालूम नहीं है कि सिक्योरिटी इदारों के बारे में क्या बात की जाती है, जी। और इनको लेकर आए, यानी इनके लिए राह हमवार की, जी। इनके लिए जो है रास्ते हमवार करके कहा कि जनाब आइए बिस्मिल्लाह आपके लिए चश्मबरा हैं हम। फिर ये निकले और ये उछल कर सामने आते हैं और कहते हैं कि जनाब अब हम ये बात कर रहे हैं। गलत किया हमजा शहबाज शरीफ ने, आपने गलत किया था जब आपने सवात में आपने ये इल्ज़ाम लगाया कि जनाब ये इलेक्शन मुहिम का हिस्सा है। और क्या था वो जो सवात के इलेक्शन में 4 अरब रातों रात आप लेकर वहाँ पर प्रोजेक्ट्स अपने ऐलान करने और वहाँ पर लोगों को जो है आपने देना शुरू कर दिया था। ये कौन सा तरीका है? जब आपके हल्के में हो, जब सवात में हो तो ठीक है, और वो अगर यहाँ पर लाहौर में या किसी और जगह पर आ जाए तो गलत है। जो दूसरों का बिल्कुल सही और बिल्कुल ऐसा है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि चले आपको इतराज भी है तो आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, वहां दरखास्त ले जाएं, नहीं होती तो फिर आपके पास फोरम मौजूद है हाई कोर्ट, और फिर आप आगे आ सकते हैं जी हमने तो कहा था, हमें इतराज़ात थे, तो वो आगे आप बढ़ सकते हैं। फोरम जो प्रॉपर है, और शायद जिस तरह आप फरमा रहे हैं शायद सुप्रीम कोर्ट में इस खत का भी यही असर हो। आरफीन नामा, आरफीन एक भाई की आमद हो गई है और लगता है कि अब सियासत मजीद वुसअत इख्तियार करने लगी है कराची की। जी हाँ, एक ऐसा आदमी जिसको मैं साफ़ी नहीं मानता, उसने ट्वीट किया है कि पुराना पाकिस्तान बनाने के बाद अगला प्रोजेक्ट पुराना कराची वापस लाना है, जहाँ पर से गैंगवॉर और बोरी बंद लाशें फिर मिलेंगी। इंतज़ार फरमाइए, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। लेकिन बहरहाल एक और भाई की, एक और सियासत के एक इंतहाई हसीन व जमील इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, किरदार के हवाले से भी और दीगर एतवार से भी किरदार की वतन वापसी हुई है। ये मौसूफ जो हैं साबिक MD KESC शाहिद हामिद के कत्ल के मरकज़ी किरदारों में से हैं। एक वीडियो सामने आई थी, वीडियो थी सौलत मिर्ज़ा की, सौलत मिर्ज़ा ऑफ MQM की एक वीडियो सामने आई थी जिसमें सौलत मिर्ज़ा जो है वो बाकायदा इक़बाल जुर्म करते दिखाई दे रहे हैं। सौलत मिर्ज़ा फांसी घाट पे थे, फांसी घाट पे वीडियो रिकॉर्डिंग किसी का मामा नहीं कर सकता, लेकिन जाहिर है कि ये वीडियो जिसने रिकॉर्ड की उसने कौम के वसीतर मफाद में की। मैं कम से कम इतना तो ज़रूर मानूंगा, उससे पहले भी उसको रोका जा सकता था, उससे पहले भी उसको ठोका जा सकता था, ये एक अलग बहस है, उसमें जाए बगैर। लेकिन बहरहाल हम उसकी उस बात को तस्लीम कर लेते हैं जो उसने सर पे चाइना टोपी रख करके और हमें अपना इक़बाली बयान सुनाया। उसने कहा कि मुझे अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से हिदायत मिली और अल्ताफ़ हुसैन ने इस कत्ल का ऑर्डर दिया, और साथ में ये मौसूफ जो हैं सियासत के हसीन किरदार, ये भी मौसूफ जो हैं वो उस एक मामले में शरीक थे, इन्होंने फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वाहिद एक मुकदमा नहीं है जिसमें इनको नामजद किया गया। इससे पहले इनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में और KPT में गैर कानूनी भर्तियों के मामले में आता रहा है। और KPT में गैर कानूनी भर्तियों के हवाले से अगर हम बात करें तो आज भी वो केसेस न सिर्फ चल रहे हैं बल्कि MQM के दूसरे भाई फैसल सब्जवारी भाई को भी वो वजारत एंजॉय करने के लिए आजकल दे रखी गई है, इसलिए भी कि शायद वो उस एक केस में मौजूदा भाई जो इस वक्त आए हैं उनकी खुलासी कराने के लिए कामयाब हो सके, और दूसरा अगर कोई और भाई भर्ती होने से रह गया हो तो उसको भी रोजी रोजगार का सिलसिला फराहम किया जाए। बाबर गौरी अचानक से वापस नहीं आए, पहले बाबर गौरी ने वही किया जो पहले हैदर अब्बास रिजवी के सिलसिले में हुआ था। पहले एक टीज़र छोड़ा गया, पहले हैदर अब्बास रिजवी को आने दिया गया, उसके बाद फिर हैदर अब्बास रिजवी को जाने दिया गया, उसके बाद फिर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें मिल करके यहाँ पे एक उन्होंने गैंगअप हो करके और इनकी खुलासी कराई। आजकल वो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गुलशन इकबाल में अपने मकान में साथ खैर आफियत के मौजूद हैं, कौमी सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं, और जो कुछ पीछे हुआ वो कोई बात नहीं, खैर होगी, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से फिर आदिल सिद्दीकी साहब आए, मरहूम हो चुके हैं, अब क्या कहूँ, लेकिन बहरहाल गुनाह हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। आदिल सिद्दीकी अब इस दुनिया में नहीं है। एक और खुद साख्ता रहनुमा यही मौसूफ, ये भी खुद से भागे थे, इनकी जान को कोई खतरा था ना इनके माल को। और एक बात आपको और बताता चलूं, इन मौसूफ का कारोबार उस दौर में जब कराची में ऑपरेशन हो रहा था, जब MQM के लड़कों को नाम से उठा लिया जाता था, उस दौर में भी इनका कोई कंस्ट्रक्शन का कारोबार, कोई बिजनेस बंद नहीं हुआ, उसमें से बाकायदा मामलात जाते थे। मैं क्लासिफाइड एक गवाह मेरे पास मौजूद जिसको मैं कहीं पेश नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है सबसे पहले उसकी गर्दन मारी जाएगी। वो बेचारा मुझे बाकायदा पल पल ये बताता रहा
कि किस किस तरह कौन कौन सी जगह उनको जा करके और खुलासी करवाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं सिर्फ बाबर गौरी का नाम आने पर। बाबर गौरी मौसूफ केपीटी के मिनिस्टर थे और उन्हीं दिनों में इत्तेफाक से ये हादसा हो गया कि नेटो के कुछ कंटेनर्स जिनमें शायद असलहा गोला बारूद वगैरह भरा हुआ था वो कहीं गायब हो गए। अब ये नेटो का कंटेनर और वो भी असलहे से लदा हुआ, अब आप सोच लीजिए कि उस एक दौर में कि जिस वक्त कराची में MQM की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता था, कैसे मुमकिन था कि नेटो का कंटेनर कराची में गायब हो जाए। आप ये देखिए जिस इज्जत और एहतराम के साथ इस आदमी को अदालत में पेश किया गया, इसको हथकड़ियां नहीं लगी हुई थी। आप सोच लीजिए कि इनको पहले ही पेशी पर 7 दिन का जिस्मानी रिमांड इनका जो है वो दे दिया गया, तो आगे इनके साथ मामलात कितनी इंशाअल्लाह ताला नरमी होने वाले हैं। इसलिए नहीं कि ये कोई नजरियाती आदमी है, बल्कि इसलिए कि ये सेटिंग करने में मास्टर हैं। ये अभी थोड़े दिनों में इंशाअल्लाह ताला, अभी आप देखिएगा ये केस, ये मेरे पास कहाँ गई, ये रही। बाबर गौरी की गिरफ्तारी पर बेटी ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी और चूंकि हमारे यहाँ अदलिया आज़ाद है, इसलिए थोड़े दिनों में इनकी आप जमानत भी होते देखेंगे, फिर इनकी आप सेटिंग होते हुए भी देखेंगे और फिर आप वो सारे मामलात भी देखेंगे कि जो मैं आपको गाहे बगाहे मुख्तलिफ मनाजिल पर इशारा करता रहा हूँ। सिर्फ नज़रिया ज़रूरत और कौमी मफाद अगर आपको देखना है तो आप इस केस के हर पहलू पर, इसकी हर प्रोसीडिंग पर और बाबर गौरी के साथ रवा रखे जाने वाले आइंदा सलूक पर नजर रखिए। राव अनवर और बाबर गौरी दो मुख्तलिफ अफराद शायद शख्सियत के एतबार से जरूरी हैं, लेकिन अगर उनके किरदार को, अगर उनकी कैरेक्टर को सामने रखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इनमें बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस है। आरफीन नामा में नूर आरफीन ने बड़े सवाल उठाए हैं और आने वाले दिनों में ये सब चीज़ें वाज़े हो जाएंगी, क्या होता है वाकई। इसी तरह से ये सब रास्ते बनाए जा रहे हैं और सब लोग एक एक करके आ रहे हैं और साफ़ हो रहे हैं। ये लम्हा फ़िक्रिया है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।